नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कितना आसान है ना इस देश में, अगर आपके ऊपर सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लग गए हैं और आप किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं, नेता हैं, मंत्री हैं जो केंद्र में बैठी हुई पार्टी का या सरकार का विरोध करती हो, तो कितना आसान है ना सीबीआई पर, ईडी पर, एनसीबी पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर, इन सब पर ये आरोप मढ़ देना कि हमारे खिलाफ अगर ये जांच कर रही हैं, हमारे यहाँ या हमसे जुड़े हुए दूसरे भ्रष्टाचारियों के यहाँ वो छापेमारी कर रही है, दस्तावेज बरामद कर रही है, तो वो केंद्र के इशारे पर कर रही है, राजनीतिक बदले की भावना से कर रही है और इसलिए कर रही है ताकि जो आने वाले चुनाव हैं उनमें हमारी जो तथाकथित उम्मीदवारी है या संभावना है उसको खत्म किया जा सके। कितना आसान है इस देश में कि कोई भ्रष्टाचारी जो जिसके खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई हो, जिसके यहां सीबीआई जैसी संस्था का छापा पड़ा हो, 14 घंटे तक उसके घर की तलाशी हुई हो, उससे भी इंट्रोगेशन हुआ हो, उसकी डिवाइसेस, उसका मोबाइल फोन, उसका लैपटॉप, उसके यहां से दस्तावेज जब्त किए गए हों और बड़ी आसानी से बिना माथे पर शिकन लिए हुए वो कैमरों के सामने आकर के देश के प्रधानमंत्री पर अटैक करने का दुस्साहस रखता हो, और वो बजाय इसके कि जो आरोप लगे हैं उनका जवाब दें। आरोप क्या है? आरोप तो ये है ना कि जो नई आबकारी नीति बनाई गई उसमें प्रक्रिया में भी गड़बड़ी की गई, उसे लागू करने में भी गड़बड़ी की गई, उसमें जो टेंडर देने वाले थे, लेने वाले थे और जो शराब के कारोबारी हैं उनको नियमों को ताक पर रख करके करीब करीब 150 करोड़ का फायदा पहुंचाया और एक मामले में तो 30 करोड़ वापस दे दिया गया। और जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है इसमें तो 2 शराब कंपनियां जो शराब का व्यापार करती हैं वो 9 कारोबारी, खुद मनीष सिसोदिया जो कहने को तो शिक्षा मंत्री हैं लेकिन जिनकी जेब में, हर जेब में 2-4 मंत्रालय आपको मिल जाएंगे, कुल मिलाकर के 18 मंत्रालयों के मालिक बना रखे हैं। और आबकारी मंत्रालय भी इनके पास, आबकारी विभाग भी इनके पास, जिन पर आरोप हैं शराब घोटाले के, नई आबकारी नीति के जरिए दिल्ली के राजस्व को नुकसान पहुंचाने के और पर्दे के पीछे से सैकड़ों करोड़ रुपए के वारे न्यारे करने के, जिनके करीबियों पर गंभीर आरोप हैं कि उनको पैसा पहुंचा है, वो शराब घोटाले पर जवाब नहीं दे रहे हैं मीडिया को। वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे हुए विज्ञापन रूपी अपनी प्रशस्ति के वो ढपोर शंख शब्द ज्यादा बेहतर होगा, उसको शो कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
शराब में जो घोटाला हुआ है उसके जवाब नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब ये जो सत्येंद्र जैन हैं उनको तो इसलिए उठा करके अंदर डाला गया क्योंकि वो मोहल्ला क्लिनिक जैसे आदर्श मॉडल, पूरी दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश की बात नहीं कर रहे, दुनिया की बात करते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसे मोहल्ला क्लिनिक, ऐसी चिकित्सा सुविधा और कहीं नहीं है जैसी सत्येंद्र जैन ने सौगात दी हुई है दिल्ली के नागरिकों को। तो उनको तो इसलिए अंदर डाला गया है। हकीकत क्या है? किस लिए अंदर डाला गया है? हकीकत तो ये है ना कि 2015-16 में कलकत्ता की एक मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त एक कंपनी जो काले का सफेद करती है, उसके जरिए इन्होंने हवाला के जरिए यहाँ पैसे बनाए, उसके बाद जमीन खरीदी। यानी मनी लॉन्ड्रिंग के जमीन की खरीद फरोख्त के काले को सफेद करने के आरोप में सत्येंद्र जैन अंदर गए हैं, ना कि स्वास्थ्य मंत्री होने की वजह से या मोहल्ला क्लिनिक बनाने की वजह से। तो मोहल्ला क्लिनिक चिल्लाइए। और जिन आरोपों में सत्येंद्र जैन 30 मई से जेल में पड़े हुए हैं, उसको ढांपिए, उसको छिपाइए, उस पर रेत और पानी डालने की कोशिश करिए। और ये वो लोग हैं जो करप्शन के खिलाफ अन्ना हजारे के साथ जंतर मंतर पर बैठ करके भारत माता की जय के नारे लगाते थे, वंदे मातरम के नारे लगाते थे, और आज भी बेशर्मी के साथ अपने पीछे दीवार पर सरदार भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र लगा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सरदार भगत सिंह क्या भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने क्या संविधान में ये लिखा था कि जब आप सत्ता में आ जाएं, कस्में तो खाएं आप ईमानदारी के, खुद को और अपने साथियों को बताएं तो आप कट्टर ईमानदार, लेकिन पूरी तरीके से आप सराबोर निकलें भ्रष्टाचार के मामलों से। पंजाब चुनाव से ठीक पहले नई आबकारी नीति लाना, उसके टेंडर छोड़ना, शराब कारोबारियों को एक मामले में तो 144 करोड़ रुपया छोड़ देना, वापस कर देना, या फायदा पहुंचाना 144 करोड़ का और 30 करोड़ वापस कर देना, यानी कुल मिलाकर के आप समझिए कि करीब करीब पौने 200 करोड़ रुपए का सीधा चूना राज्य सरकार के खजाने को लगाया गया है। आज अनुराग ठाकुर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा कि ये रेवड़ी भी बांटते हैं और ये बेवड़ी सरकार भी है। हर गली मोहल्ले में एक शराब का ठेका खोल देना और रात को 3 बजे तक लोगों को दारू पीने की छूट दे देना, और एक ऐसी शराब नीति लेकर के आए जिसमें शुरू में कहा गया कि इससे तो दिल्ली सरकार के खजाने को 1300 करोड़ रुपए का फायदा हो गया है। और जैसे ही इस मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई को जांच सौंपने का ऐलान किया, वैसे ही राग अलापना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, इससे तो घाटा हुआ है, जैसे हम लागू करना चाहते थे वैसे इसको लागू नहीं कर पाए, घाटा हो गया, घाटा हो गया। क्योंकि सीबीआई तो वो कहते हैं ना कि हलक में हाथ डाल करके सारी चीजों को निकालेगी। और आज के 3-4 डेवलपमेंट हैं। इसके बाद जो ये अरविंद केजरीवाल राग अलाप रहे थे अब से 20-25 दिन पहले कि अब हमें ये जानकारी मिल रही है, हमें ये जानकारी मिल रही है कि केंद्र सरकार कुछ
ऐसा तलाश करने की कोशिश कर रही है कि मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। उनको कोई मामला तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ही लोगों ने प्रोवाइड करा दिया है, आप ही लोगों ने उपलब्ध कराया है, प्लेट में सजा करके दिया है। केंद्र सरकार ने या मोदी ने तो नहीं कहा ना, या गृह मंत्री अमित शाह ने तो नहीं कहा ना आप लोगों से कि आप शराब घोटाला करिए। नई आबकारी नीति आप पंजाब चुनाव से ठीक पहले लेकर के आइए और फिर वहां जो चुनाव प्रचार में और दूसरे कामों में सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च हुआ होगा, उसका बंदोबस्त आप शराब कारोबारियों से करिए। और मनीष सिसोदिया, वो क्या कह रहे हैं, इनके प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, अलग अलग टेलीविजन चैनल पर इनका जरा कॉन्फिडेंस भी देखिए और इनकी बौखलाहट भी देखिए, दोनों चीजें देखिए। कॉन्फिडेंस तो बनावटी और चीजों को घुमाने की कोशिश, मतलब बेशर्मी की इंतहा है कि इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप हैं, और जिसमें फर्स्ट एक्यूज, पहला आरोपी, चूंकि ये सिग्नेटरी हैं, इन्होंने सिग्नेचर किए होंगे, तो पहले आरोपी भी यही बनाए गए हैं, मनीष सिसोदिया, क्योंकि आबकारी मंत्रालय भी इनके पास था उस समय, अब भी है। पहले आरोपी ये, फिर जो तब के आबकारी आयुक्त या जो दूसरे सेकंड थर्ड पोजीशन में जितने अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी, वो आरोपी सीबीआई की एफआईआर में 9 शराब कारोबारी और 2 कंपनी, कुल मिलाकर के 15 आरोपी हैं, और एक इनका करीबी मनीष सिसोदिया का, जिनके यहां कल छापे भी पड़े हैं सीबीआई के 31 ठिकानों पर, 10-11 राज्यों में छापे पड़े हैं। और कहा क्या जा रहा है कि मनीष मनीष सिसोदिया तो शिक्षा मंत्री हैं। दिखाया क्या जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा हुआ विज्ञापन नुमा लेख, खलीज टाइम्स में छपा हुआ विज्ञापन नुमा लेख, जिसमें बड़े बड़े फोटो छपे हुए हैं मनीष सिसोदिया के और कुछ स्टूडेंट्स के। कभी देखा है आपने विदेशी अखबारों में प्रधानमंत्री भी वहां जाते हैं, प्रधानमंत्री की विजिट को भी उस तरीके से बहुत बड़े बड़े फोटो के साथ नहीं छापा जाता है। और इनके दिल्ली सरकार, दिल्ली एक शहर, एक शहर की सरकार, उसका और भी नीचे शिक्षा मंत्री, और उस विज्ञापन में भी कितने झूठ बोले गए हैं। जिस बिल्डिंग को दिखाया जा रहा है 5 स्टार नुमा, क्या दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल 5 स्टार नुमा है? क्या हकीकत वो है जो उसमें दिखाई गई है? चलिए उस बहस को हम छोड़ भी दें। तो मनीष सिसोदिया इतने बड़े नेता हो गए इस देश के कि न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स जो है वो फुल पेज में उनके बड़े बड़े फोटो छापेंगे। क्यों किया गया ये सब, ये हरकत क्यों की गई? और जैसे ही सीबीआई के छापे पड़े, वैसे ही अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खलीज टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स लेकर के क्यों बैठ गए? ये क्यों कहने लगे कि देखो, हमारा जो शिक्षा मंत्री है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री घोषित किया गया है। किसने किया है? कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था ने इनको प्रमाण पत्र जारी किए हैं? और ईमानदार शब्द अपने आप में कंप्लीट है, मतलब उसके आगे पीछे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब झूठ बोलना होता है, जब लोगों को बरगलाना होता है, जब लोगों की आंखों में धूल झोंकनी होती है, तब इनसे बढ़िया कोई नहीं है ऐसे शब्द ढूंढने में। कट्टर ईमानदार हैं हम, कट्टर ईमानदार। ये कट्टर आतंकवादी तो सुना था हमने,
कि वो कट्टर आतंकवादी है, उसने अब तक इतने मर्डर किए हैं, इतने मासूमों का खून बहाया है। ये ईमानदार जैसे शब्द के साथ कट्टर शब्द लगाना या तो मानसिक दिवालियेपन की निशानी है, या आपको भाषा का, व्याकरण का, संज्ञाओं का, मुहावरों का और दूसरी चीजों का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, आप बिल्कुल पैदल हैं। लेकिन कट्टर ईमानदार हैं हम। ये कैसे कट्टर ईमानदार हैं? कितने लोग इनके अब तक किन-किन मामलों में पकड़े जा चुके हैं, जेल भेजे जा चुके हैं, उसकी पूरी फ़हरिस्त है। और उनमें से बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं। यहाँ तक के दंगों में भी इनके नेता गिरफ्तार हुए हैं। और सत्येंद्र जैन पर तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। जो 3-4 डेवलपमेंट मैं बता रहा था, संक्षेप में बता करके प्रोग्राम खत्म करूंगा। 3-4 डेवलपमेंट ये हैं कि आज सीबीआई ने 5 लोगों को पूछताछ के लिए हेडक्वार्टर बुलाया है। उनसे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा जिन धाराओं में मनीष सिसोदिया और 15 दूसरे लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं, उनमें आईपीसी की धारा 120 भी यानी साजिश रचना, 477 ए और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 7। और ये दो धाराएं ऐसी हैं, 120 बी और पीसी एक्ट की धारा 7, ये दोनों ऐसी धाराएं हैं जिन पर ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, किसी भी समय इस केस में अब एंट्री कर सकती है। आप पूरे मामले की गंभीरता समझ रहे हैं। ईडी जिन मामलों में एंट्री करती है, जिन मामलों को टेकअप करती है, उसके बाद समन जारी होते हैं, छापे होते हैं, जब्तियां होती हैं, आरोप पत्र, गिरफ्तारी हो जाती है। आरोप पत्र तो बाद में तैयार होगा, और गिरफ्तारी के बाद इंट्रोगेशन, और उसके बाद जो सत्येंद्र जैन के साथ हुआ, जो अनिल देशमुख के साथ हुआ, जो नवाब मलिक के साथ हुआ, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। पीएमएलए एक्ट जो है वो इतनी ताकत देता है ईडी को कि फिर बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जो भी गुलगपाड़ा किया है, जो भी भ्रष्टाचार किया है, जिस पर ये बोल ही नहीं रहे, ना अरविंद केजरीवाल जवाब दे रहे, ना मनीष सिसोदिया जवाब दे रहे, ना संजय सिंह, ना राघव चड्ढा, ना इनके प्रवक्ता जो टेलीविजन चैनलों पर आ रहे हैं, वो क्या राग अलाप रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साहब केंद्र सरकार जो है वो अरविंद केजरीवाल की जो लोकप्रियता बढ़ रही है पूरे देश में, उससे परेशान है। नरेंद्र मोदी उससे परेशान है, केंद्र सरकार उससे परेशान है। और अब तो तय हो गया है 2024 में मुकाबला नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होने वाला है। वो एक कहावत है ना, थोथा चना बाजे घना। और जिस छाछ में, जिस छलनी में 70 छेद होते हैं, वो ज्यादा शोर करती है। 2014 में अरविंद केजरीवाल ने वाराणसी में लड़के देख लिया था ना, क्या हुआ था। 2014 में योगेंद्र यादव भी इनके साथ थे, और उन्होंने इनको झाड़ के पौधे पर चढ़ा दिया था, चने के झाड़ पर चढ़ा दिया था। 434 कैंडिडेट खड़े कर दिए थे इन्होंने पूरे देश में। लोकसभा चुनाव में 416 की जमानत जब्त हुई थी। और लोकसभा चुनाव में 2014 में दिल्ली में खाता नहीं खुला, 2019 में खाता नहीं खुला। 2014 में पंजाब में 4 सीटें आई थी, 2019 में 1 रह गई थी, संगरूर की। और अभी जब भगवंत सिंह मान ने इस्तीफा दिया उस सीट से और मुख्यमंत्री बने पंजाब के,
और उपचुनाव हुआ संगरूर सीट के लिए तो वो भी इनके हाथ से निकल गई। यानी अब लोकसभा में इनकी एक भी सीट नहीं है। 2024 में क्या होगा वो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़ा करने का दुस्साहस कह लीजिए, हिमाकत कह लीजिए, और ये इसलिए कि बहस को किसी तरीके से दूसरी तरफ मोड़ा जाए। जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हुए हैं इनके ऊपर, उससे किसी तरीके से लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया जाए। अब आप ये बताइए कि आप आए थे, पूरी संसद भ्रष्ट है जी। तब प्रणब मुखर्जी तक पर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए थे। जंतर मंतर पर एक बार बहुत बड़ा इन्होंने एक फोटो का कलेक्शन बना करके कोलार्ज छापा था। उसमें पता नहीं किस किस के फोटो लगा दिए थे और सबको भ्रष्ट बता दिया था। और तब कहते थे कि अगर हम आज अंबानी पर आरोप लगा रहे हैं, आज हम इस पर आरोप लगा रहे हैं, आज हम उस पर आरोप लगा रहे हैं, उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। और आज अगर आप लोगों के ऊपर आरोप हैं तो जांच भी नहीं करनी चाहिए सीबीआई को। तब जन लोकपाल की बात करते थे, अब लोकपाल भी नहीं बना रहे हैं। तब कहते थे कि ना हमें घोड़ा चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना सुरक्षा चाहिए। उसके बाद कितने थप्पड़ पड़े अरविंद केजरीवाल को। अब सुरक्षा भी चाहिए, भारी बंगला भी चाहिए, उस बंगले में स्विमिंग पूल भी चाहिए, गाड़ी भी वो नीले कलर की छोटी सी नहीं, बड़ी चाहिए। जितने इन्होंने राग अलापे थे उस समय, क्या जरूरत है जी किसी मंत्री को इतना बड़ा बंगला लेने की? जैसे आम आदमी रहते हैं वैसे रहना चाहिए। सुरक्षा तो आम लोगों की होनी चाहिए जी। मंत्रियों को क्यों सुरक्षा दी जाए? हम तो जी इसी के खिलाफ हैं। आज क्या हो रहा है? और ईमानदारी का राग अलापते हुए राजनीति के मैदान में कूदने वाले आज आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आरोप लग रहे हैं उन पर आप जवाब नहीं देंगे। आप खलीज टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर के बैठेंगे, जो आपने पता नहीं कितना पैसा देकर के विज्ञापन के तौर पर छपवाया हुआ है उसको लेख बताएंगे। ये सारी हरकतें बताती हैं। तो ये 2-3 डेवलपमेंट हैं। एक तो ईडी की एंट्री इस केस में कभी भी हो सकती है। और मनीष सिसोदिया आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे ना कि अगले 2-4 दिन में मुझे लग रहा है कि सीबीआई मुझे गिरफ्तार कर लेगी। तो सीबीआई गिरफ्तार करे ना करे, ईडी की इसमें एंट्री तय है, क्योंकि 2 धाराएं ऐसी लगी हुई हैं, 120 बी और पीसी एक्ट की धारा 7, यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 7। इसमें मंत्री होने के नाते गिरफ्तारी तय मानिए। और मैंने एक छोटा सा वीडियो अपने दूसरे चैनल पर डाला था कि क्या मनीष सिसोदिया 1 साल के भीतर जेल जाने वाले इस देश के चौथे मंत्री बनने वाले हैं। 2 मंत्री महाराष्ट्र से जेल में गए थे 1 साल के भीतर ही, अनिल देशमुख और नवाब मलिक। तीसरे मंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 30 मई को। और अब उनके बिल्कुल खासम खास, जिनसे वो सारे काम कराते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो बड़ी चालाकी के साथ कोई मंत्रालय अपने पास रखा ही नहीं। तो सिग्नेचरी जो अथॉरिटी है वो अरविंद केजरीवाल है ही नहीं। तो अगर किसी मंत्री को जेल जाना है, गलत काम कर रखे हैं या करवा रखे हैं, तो वो मंत्री जाएगा जेल। अरविंद केजरीवाल तो उसी सूरत में जेल जाने वाले हैं अगर मंत्री जबान खोल दें कि साहब हमने तो इनके कहने पे किया जितना भी गुलगपाड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो अरविंद केजरीवाल को ही मास्टरमाइंड बता रहे हैं।
लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि कोई मंत्री फूट ना पड़े कि साहब हमने तो इनके कहने पे किया है। तो ये आज के डेवलपमेंट हैं और देखते हैं ईडी कब इसको टेकअप करती है। ईडी के टेकअप करने के बाद जो इनकी इच्छा है, अरविंद केजरीवाल तो 20-25 दिन पहले कह चुके मनीष सिसोदिया को जेल भेजा जाएगा, क्योंकि उनको पता था कि क्या कर रखा है और जेल जाने से बच नहीं सकते। और मनीष सिसोदिया ने आज दोहराया कि अगले 2-4 दिन में मुझे सीबीआई गिरफ्तार कर लेगी। तो सीबीआई गिरफ्तार करे ना करे, पर ईडी तो 100% करेगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।